वेलकम टू सोल स्टडी। तो ये इस प्रकार से हमारा जो है 2023 का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 क्लासेस बना है इसमें, यहाँ देख सकते हैं 4 क्लासेस को पूरा को देखिए आप। यहाँ पर ये 2023 का पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा आपका, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है। उसके बाद देखोगे ये 2024 का ये है, 5 क्लासेस इसके अंतर्गत बना है। यहाँ पर 1 से लेके 5 तक देखोगे यहाँ पर बना हुआ है सेम थंबनेल यहाँ टाइप से रहे। ये आपका जो है ऊपर का थंबनेल ये सेम है, इसलिए 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर बना हुआ है और 1 से 4 तक। इन पेपर को आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कीजिए, समझिए, सवाल को देखिए किस प्रकार से बन रहा है, अपना दिमाग लगाइए, इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ठीक है, अब चलिए आज हम लोग 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये जो है आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अभी मैं आज को सॉल्व करने वाला हूँ, ये जो है राजस्व पटवारी का है। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि ये जो है पैटर्न के आधार पर, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें मैथ नहीं है, नॉर्मल ही है। और अमीन पटवारी में भी उतना कठिन पेपर नहीं आएगा मैथ का। ठीक है, जैसे मैंने इससे 23 वाला पेपर सॉल्व किया था, संचालन रोजगार वाला, उसमें थोड़ा कठिन 2-3 क्वेश्चन तो एकदम बहुत ज़्यादा कठिन पूछा गया था। तो देखो इस प्रकार से आपका जो है हमारा पैटर्न रहेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सवाल को भी लगातार। तो कैसा क्लास लग रहा है सभी लोग बताइएगा। ठीक है, और चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों के पास, और साथ में जो है सभी लोग स्टेटस लगा देना, थोड़ा इससे ग्रो मिलेगा, ठीक है, ग्रोथ होगा। तो जल्दी से सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए एंड इसको जो है स्टेटस लगा देना। ठीक है, मिलते हैं मतलब चालू करते हैं अभी अभी क्लास को। ठीक है, देखो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर से। कंप्यूटर के बारे में आपने जितना ही पढ़ा है काफ़ी है, बस आप जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, देखो लगातार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगा, आपको जो है बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है कंप्यूटर संबंधी नॉलेज मतलब ज्ञान। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है, यहाँ पर आपको जो है नाम बताना है इसमें। तो हमने किससे सुना है? हमने परम को सुना है। परम, परम के बारे में पढ़ा है। परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसके जैसे आपने पढ़ा होगा, इसका जो डेवलपमेंट किया गया है वो जो है मतलब एडवांस कंप्यूटर, मतलब बोलें तो मैं ऐसे कर दूंगा इसको, देखो CDAC, सी कंप्यूटर हो गया। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट, विकास, सेंटर फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं ऐसे शुरू से बोलो, विकास, यहाँ से हो जाएगा शुरू से, विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग, ऐसे एडवांस कंप्यूटरिंग हो गया, एक कंप्यूटरिंग हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट मतलब विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसके द्वारा जो है इसको विकास किया गया है। और बाकी जैसे इंटेल देखेंगे, इंटेल और मिनी क्या है? इंटेल तो प्रोसेसर है यहाँ पर। ठीक है, इंटेल यहाँ पर, मिनी और माइक्रो, ये क्या है? मिनी और माइक्रो, ये सब प्रोसेसर है। और जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण यहाँ पर हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये सब में ज़्यादा है, बस आपको जो है परम को समझना है कि ये जो है एक सुपर कंप्यूटर है स्पेशल। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है? ठीक है, समझ गए? भारत का पहला कंप्यूटर कौन है? परम, परम 8000, यही यही वाला था। ठीक है, इसके बारे में समझ गए कौन किया था? डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग इसके द्वारा किया गया 1991 में। उसको तो हमने थ्योरी में पढ़ा है इसके बारे में। और उनको भी याद रखना, बीजेपी भट्टर, उनको भी याद रखना है, उनके नेतृत्व में ये हुआ है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर परम, परम का मतलब समझ रहे हैं ना? परम का मतलब क्या? अगर सवाल आता है परम का मतलब क्या है, तो परम का देखो, परम शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका मतलब है सर्वोच्च। ठीक है, सर्वोच्च इसको हम कहेंगे। परम, परम को समझ रहे हैं, इसके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, ये देखो मेमोरी पार्ट से है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, मतलब क्या संग्रहण कितनी होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है? सीडी से ज़्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए हम सीडी के बारे में पढ़ते हैं, कम्पैक्ट डिस्क, और यहाँ पर देखो डीवीडी, और यहाँ पर सीडी दिया हुआ है।
तो डीवीडी का ज़्यादा रहता है या सीडी का रहता है? देखो सीडी मतलब देखो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया इसका मतलब। इसका जो एक सामान्य अगर मानक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर सीडी में लगभग जो है 700 एमबी तक हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। किसमें? सीडी में, ठीक है। 700 मेगाबाइट इसको बोलते हैं, इतना स्टोर कर सकते हैं। और लेकिन अगर हम डीवीडी की बात करें तो डीवीडी में अगर हम सिंगल लेयर की बात करें तो सिंगल लेयर डीवीडी जो होता है उसमें 4.7 जीबी, कितना? 4.7 जीबी तक जो है डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ये जीबी मतलब गीगाबाइट इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि डीवीडी की भंडारण क्षमता जो है सीडी की तुलना में काफ़ी अधिक है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका। ये सीडी से क्या है, ये ज़्यादा होता है डीवीडी का। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, सिंगल लेयर में कितना होता है, तो ये जो है 4.7 जीबी तक होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको जो है मेमोरी पार्ट से है। ऑप्टिकल डिस्क ये क्वेश्चन पूछा गया है तो किसका कितना स्टोरेज क्षमता होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको जो है क्रम से जमाने में और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर गणित की गणनाएं की जाती है, तो इसको तो बता दोगे किस में है, तो यहाँ पर एएलयू में होता है। एएलयू किसको बोलते हैं, तो जो है जिसमें जो है ये सीपीयू का एक इकाई माना जाता है एएलयू, ठीक है। जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है इसको। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीयू, सीयू क्या है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये भी जो है कंप्यूटर के जितने भी घटक होते हैं उसको निर्देश करते हैं, निर्देश करता है मतलब उसको संचालन को निर्देशित करता है। कौन? सीयू, कंट्रोल यूनिट, इसीलिए इसका नाम है। बाह्य मेमोरी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। बाह्य मेमोरी को देखो एक्सटर्नल मेमोरी बोलेंगे। और इसमें जो है स्थाई स्थायी रूप से इसको जो है भंडारण करते हैं। बाहर से कोई भी हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बाह्य मेमोरी बोलते हैं। रैम का मतलब क्या होता है कि रैम जो है एक मतलब अस्थिर बोलेंगे उसको, एक बार का अस्थिर मेमोरी है जो डेटा और प्रोग्राम को क्या करता है, अस्थायी रूप से जो है संग्रहित करता है। ठीक है, अस्थायी, अस्थायी रूप से जो है संग्रहित करता है। कौन? रैम बोलते हैं उसको। रोम अलग होता है, रैम बोलते हैं इसको, जो कि अस्थायी रूप से डेटा या फिर कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसको जो है स्टोर करता है। बाकी एलयू के बारे में समझ गए, जिसमें जो है जोड़ घटाव होता है इसके अंतर्गत, मतलब तार्किक गणितीय संक्रियाएं, गणितीय गणनाएं होती है, उसको हम एलयू बोलते हैं। क्लियर है? ठीक इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखो विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की है। कॉपी का जो है शॉर्टकट की क्या है, तो देखो कंट्रोल और सी, यहाँ पर हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, कमांड इस कमांड का वो इस्तेमाल करते हैं। विंडोज़ जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कंट्रोल सी हम लगाएंगे और जो है कोई भी चीज़ को हम क्लिपबोर्ड को हम कॉपी कर पाएंगे। कंट्रोल ए का मतलब होता है आइटम, मतलब सभी आइटम को सेलेक्ट करना, सभी को। कंट्रोल बी का मतलब हुआ कि यहाँ पर बोल्ट, बोल्ट मतलब टेक्स्ट को बोल्ट करना। कंट्रोल जेड का मतलब हुआ कि जो भी आप लास्ट में काम किए हो उसको कंट्रोल जेड से आप बैक कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मतलब दोबारा से बैक करने के लिए होता है। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है, जो भी फार्मूला होता है एक्सेल में उसको कैसे शुरुआत करते हैं, तो हमेशा शुरुआत ऐसे करते हैं, बराबर से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। एक्सेल हो चाहे यहाँ पर आपको सभी चीज़ जो एमएस वर्ड में आपको जो है रैंडम करके दिखाया था उसको भी आपको जो है बराबर से शुरुआत किया था। तो इसको भी याद रखना है आपको, एक्सेल में शुरुआत कैसे करते हैं फार्मूला को, कोई भी फार्मूला डालेंगे तो। क्विक हिल क्या है, क्विक हिल आपको जो है इस्तेमाल करते हैं क्या है, अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हो किसके रूप में, एंटीवायरस के रूप में जो है इस्तेमाल करते हो आप। ठीक है, क्विक हिल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसे एक मौलिक जो है एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और जो यूज़र होता है उसके बीच का इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब इसमें या जिस इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोई अन्य जो है प्रोग्राम चल पाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपका जो है विंडोज़ होता है, विंडोज़ होता है और मैक ओएस होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो विंडोज़ और यहाँ पर मैक ओएस हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। और प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है, जो भी जैसे एक एक निर्देश होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है प्रोग्रामिंग भाषा अगर बोलेंगे तो। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन या फिर सिस्टम्स बनाने के लिए जो है कंप्यूटर के अंतर्गत मतलब बोले तो लैंग्वेज के रूप में काम करते हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, ये सब का जो है इस्तेमाल इसके अंतर्गत होता है, किसके अंदर, प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत किया जाता है। वायरस के प्रकार, वायरस जानते हैं जो कि सूक्ष्म मतलब वायरस होते हैं, जो वो हमारा शरीर वाला है तो वो अलग है। ठीक है,
ये एक कंप्यूटर वायरस हो सकता है, वही होगा। ठीक है, तो ये नहीं है, क्विक हिल वायरस नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो क्रोम, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? जैसे आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है सर्च इंजन, और अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र बोलते हैं। मतलब उसको ब्राउज़र बोलते हैं, ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र, क्रोम ओपेरा हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब जो है वेब ब्राउज़र है, ये सब सर्च इंजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्राउज़र। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है? देखो, सर्च इंजन जो होता है ये एक वेब आधारित मतलब टूल होता है, वेबसाइट का ही टूल होता है, जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। कोई भी जानकारी को सर्च करने में, खोजने में मदद करता है। जैसे आपका जो है कौन है, google.com अभी इस्तेमाल करते हैं गूगल, या फिर बिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिंग भी क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, आप बिंग भी ओपन करते हो, आजकल एआई जनरेट कर रहे हो, वहीं से इमेज जनरेट करते हैं। गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये सर्च इंजन कहलाता है। ब्राउज़र में आपका जो है एक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, मतलब इंटरनेट पर वेबसाइट तक पहुंचाता है हमें। ठीक है, हमें वो कराता है। जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर गूगल क्रोम आता है, क्रोम आ जाता है, मैं बताया। ठीक है, क्रोम आ जाता है, और साथ में जो है यहाँ पर क्या बोलेंगे, गूगल ओपेरा हो गया, और एक से फायरफॉक्स हो जाएगा। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स इसको बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, और साथ में वेब सर्वर क्या होता है? तो कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर, उसको इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो किसी भी चीज़ पर मतलब होस्टेड होता है, प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखेंगे कई सारे वेब होस्टिंगर होते हैं, होस्ट करते हैं वो वेबसाइट को। ठीक है, ताकि वेब पेज उस पर रहे और चलते रहे सभी चीज़ें। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट जैसे आपस में जो जुड़े होते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट मतलब जानते हो संजाल बोलते हैं, कि कंप्यूटर जो है पूरा, इंटरनेट क्या होता है? पूरा मतलब संचार होता है, पूरा मतलब जाल हम इसको बोलते हैं। पूरा फैला हुआ है चारों तरफ, हर जगह इंटरनेट जो है यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक, इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्राउज़र हो जाएगा। समझे? इस प्रकार से। आगे देखो यहाँ पर 8 नंबर स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर क्या है? यहाँ पर देखो आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? इनपुट। इनपुट से हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, स्कैनर हमारा इनपुट होता है। आउटपुट डिवाइस जानते हैं, ये सभी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिविज़न करा देता हूँ यहाँ पर आसानी से, दिमाग में याद रहेगा हमेशा। यह कंप्यूटर से जो भी जानकारी प्राप्त होता है तो उपयोगकर्ता को या तो दिखाता है, या फिर आपको जो है प्रिंट करता है, प्रस्तुत करता है आपके सामने उसको। ठीक है, तो जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस हो गया। स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, जैसे ये उसको स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, उसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, और साथ में आगे कुछ नहीं है, आगे बस इतना ही था। यहाँ पर आपका ये स्टोरेज के बारे में हो गया, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, सीडी हो गया, ठीक है, डिस्क ड्राइव, या फिर यूएसबी टाइप से मेमोरी होता है अभी, यूएसबी। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? स्टोरेज डिवाइस होता है। क्लियर है? आगे देखो 9 नंबर यहाँ पर, निम्न में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं आता? देखो, यहाँ पर एम एस एक्सेल की बात हो रहा है, तो एम एस एक्सेल कई चीज़ों में बांटा गया है। जैसे पहले बांटा गया है लॉजिकल में। ठीक है, तो मतलब एम एस एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं वो कई श्रेणी में बांटा गया है। जैसे लॉजिकल हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल, और यहाँ पर आपका जो है टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे लॉजिकल हो गया, लॉजिकल, ठीक है, इसको बांटा ही गया है एक फाइनेंशियल टैक्स में। लेकिन लॉजिकल मतलब ये हो गया डाटा, मतलब ये हो गया वित्तीय टैक्स। तो मतलब डाटा सीरीज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। डाटा सीरीज ऐसा क्यों हो जाएगा? तो एक्सेल में यह कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन कैटेगरी ये नहीं है। ठीक है, डेटा सीरीज का शब्द जो है मतलब मुख्य रूप से जैसे चार्ट हो गया, चार्ट में कोई भी बिंदु है उसको दिखाने के लिए, उसको रेफरेंस करने के लिए दिखाते हैं डाटा सीरीज, जैसे नंबर रहता है ना उसमें, उसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे बिंदु हो गया, ऐसे ऐसे डाटा जो भी लिखा रहता है उसको डाटा सीरीज। लेकिन एक्सेल में डाटा सीरीज नहीं होता है। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होकर इसको मार देंगे, लेकिन यहाँ पर डाटा सीरीज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से।
आगे देखो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो इसको तो बता दो कि सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। एलयू जानते हो, एलयू जो है इसी का भाग है, यहाँ पर सीयू भाग है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, निर्देशों को संसाधित करता है, गणना करता है, कंप्यूटर के डाटा के बीच जो है प्रवाह मतलब डाटा को प्रवाह भी मतलब भेजता है। एलयू क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलता है। सीपीयू का एक हिस्सा होता है जहाँ पर गणितीय क्रियाएं होती है। मेमोरी क्या होती है, डेटा को मतलब स्टोर करके रखती है, जो भी निर्देश होता है उसको स्टोर करके रखती है, उसको जो है प्रोसेस करवाती है। सीयू क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू का एक हिस्सा होता है, कंप्यूटर के संचालन नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ें तो आगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट देखें हम, नॉन इम्पैक्ट और एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब जो इम्पैक्ट करता है, हथौड़े की चोट लगाता है, वहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर लेजर नहीं होगा, इंकजेट नहीं होगा, यहाँ पर आपका डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो कागज पर स्याही लगे रिबन पर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे टाइप राइटर हो गया, टाइप राइटर करता है। ठीक है, टाइप राइटर, टाइपराइटर काम करता है इसके अंतर्गत। लेजर का मतलब क्या हो, लेजर क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट हम इसको बोलेंगे, जो कि क्या करता है, टेक्स्ट या फिर कोई इमेज हो गया, टेक्स्ट या फिर कोई इमेज हो गया, उसको बनाने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसमें सूखा टोनर लगाते हैं, काला कलर हो या फिर जैसे भी, सूखा टोनर लगाते हैं, सूखा। ठीक है, बोलते हुए नहीं लिखा पाता है, सूखा टोनर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, पाउडर के रूप में रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया, मतलब कागज से संपर्क नहीं रहता है, गर्म होता है, और टोनर जो है लेजर बीम की सहायता से छपता है। ठीक है, मतलब कागज का संपर्क नहीं रहता है उसके साथ ना, प्रिंटर के साथ। आगे देखो इंक जेट। इंक जेट क्या होता है, ये भी एक नॉन इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि कागज पर एक लिक्विड फॉर्म में जो है स्याही की जो बूंद होती है उसको बौछार करती है, और बूंदों का छिड़काव करके ये प्रिंट करती है, इंक जेट बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको एक व्यक्ति ऐसे याद किया था कि जैसे इंक है और जेट है। जेट मतलब हवाई जहाज उड़ रहा है, और इंक लेकर उड़ रहा है, और इंक जाके गिरा रहा है ऐसे, तो उससे याद रख सकते हो इंक जेट। ठीक है, ये छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स समझे, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इसमें हेड लगा रहता है, पिन का हेड लगा रहता है, और वो जो है स्याही रिबन लगा रहता है, रिबन पर ठोकता है, और उसके द्वारा कागज पर जो है बिंदु का एक पैटर्न बनता है, जिसके कारण जो है अक्षर या फिर चित्र बनते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स के अंतर्गत, समझ में आया। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर डॉट मैट्रिक्स हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे डॉस हो गया, ऑफिस हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे ऑफिस नहीं है, ऑफिस क्या है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो जोड़ के रखता है, ठीक है, उसको मैनेज करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। डॉस मतलब देखो डी ओ एस इसको बोलेंगे, डी ओ एस बोलेंगे, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एक जैसे ये सी एल आई पर काम करता है। सी एल आई का मतलब क्या हुआ कि जैसे कमांड लाइन और इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस पर जो है काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाला ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर्सनल कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब पीसी के अंतर्गत। ठीक है, ऑफिस तो समझ गए, ऑफिस क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर जो है एम एस एक्सेल हो गया, एम एस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। ये ओ एस नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, विंडोज़ का मतलब क्या है, विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, और ये जो है मतलब जी यू आई ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको जी यू आई मतलब क्या हुआ कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब हुआ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, ये ओ एस है। ठीक है, इस पर काम करता है यहाँ पर, मतलब बहुत ही फेमस है, अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स क्या है, लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सर्वर और डेस्कटॉप जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है, मतलब ओपन सोर्स है, इसको याद रखना, ओपन सोर्स इसको बोला जाता है। ठीक, ओपन सोर्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर समझ में आ गया आपको, राइट आंसर ऑफिस हो जाता है। आगे देखो कंप्यूटर वायरस दिया हुआ है। कंप्यूटर वायरस, वायरस जानते हो, वायरस का नहीं पढ़े होंगे तो आप देख लीजिएगा, आपको जो है वेबसाइट में नोट्स मिल जाएगा, उस नोट्स में एक बार रिवीजन मार लेना आप लोग। ठीक है, कैसे मिलेगा, तो सिंपल आपको जो है
गूगल में यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जॉब आयोग आपको सर्च करना है। देखो जॉब आयोग पर क्लिक करके आपके सामने यहाँ पर देखो ये कंप्यूटर दिया हुआ अमीन पटवारी के लिए, इस पर क्लिक करके आप जो है नीचे जाएंगे। क्लिक करते हुए आप नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर जो है वायरस के बारे में यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। और इसको बार बार आप रीडिंग कीजिए, पढ़िए आसानी से, थ्योरिकल पार्ट कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक। चलिए वायरस में चलते हैं। वायरस यहाँ पर देखिए, वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस क्या है, एक बहुत ही मतलब मेलेसियस सॉफ्टवेयर बोला जाता है, मतलब मैलवेयर भी कहा जाता है इसको, वायरस को, ठीक है। तो ये पहला देखो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, वो प्रोग्राम कोड होता है। मतलब कोई भी मतलब जैसे हम काम करना चाहते हैं तो उसको पहले जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, एक समूह बनाता है और उसी को जो है काम करता है। सॉफ्टवेयर के श्रेणी में हम इसको रखा गया है। मतलब ये जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ही हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो कंप्यूटर के जो है संचालन में क्या करता है, मतलब चलने में हस्तक्षेप करता है, फाइलों को हटा सकता है, कौन, वायरस, ठीक है। डेटा को चुरा सकता है, इसको हम बोलते हैं वायरस, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसको सॉफ्टवेयर में रखा गया है। हार्डवेयर जानते हैं, ये एक भौतिक चीज़ होती है, भौतिक भाग होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन वायरस जो है यहाँ पर भौतिक चीज़ नहीं है, वायरस को हम छू नहीं सकते, यहाँ पर इस वस्तु नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। इसके अंतर्गत मेमोरी में जानते हैं, मेमोरी रैम रोम डाटा स्टोर करता है, इसके अंतर्गत बता दिया मैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वायरस, यहाँ पर स्वयं कोई मेमोरी नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जानते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब जो है चलाने में मदद करता है। वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पर हानिकारक है, न कि यहाँ पर कोई वैलिड सॉफ्टवेयर नहीं है, इसीलिए सिस्टम में ये इसको नहीं रखा जाता है वायरस को। वायरस सॉफ्टवेयर है लेकिन ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई वैध सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हानिकारक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको हम हानिकारक सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो बोलेंगे कि वायरस क्या है जी, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखना, लेकिन वो हानिकारक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उसको नहीं रखा जाता है। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। आगे समझ में आ गया, यहाँ पर लेजर के बारे में समझ गए सब चीज़ें। आगे क्या सवाल दिया, वर्ड, एम एस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है। देखिए एम एस ऑफिस का हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया है, बनाया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। और एक जो है एक सूट का हिस्सा मतलब पैकेज है, जैसे इसमें पैकेज में क्या रहता है, एक्सेल रहता है, पावर पॉइंट रहता है, आउटलुक रहता है, ये सब जो है एम एस एक्सेल के अंतर्गत होता है। मतलब एम एस ऑफिस में यहाँ पर इनको मिलता है। एम एस ऑफिस में सारा चीज़ रहता है, चाहे आप पिक्चर मैनेजर देखेंगे, एम एस वर्ड में सब चीज़ रहता है, एम एस वर्ड, ठीक है। पावर पॉइंट एक्सेल रहेगा उस प्रकार से। एम एस डॉस दिया हुआ है, ये क्या है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई पैकेज नहीं है, क्या है, एक एम एस डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर। आगे एम एस पी पी टी, एम एस पी पी टी को क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है। तो ये एम एस ऑफिस का पैकेज है, ना ही कोई अलग से पैकेज नहीं है, एम एस वर्ड इसका ही पैकेज है यहाँ पर। लिनक्स जानते हो, अभी बताया, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम बोलते हैं। आगे देखो रोम, रोम के बारे में आपने चढ़ा है, रैम जाना, रैम क्या होता है, अस्थायी होता है, अभी हम आपने जाना। तो ये रोम के बारे में बताइए कि रोम क्या है। तो रोम हम जानते हैं कि मेमोरी होता है, और ये जो होता है स्थायी मेमोरी बोला जाता है, मतलब बोले तो परमानेंट मेमोरी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी हम इसको बोलते हैं। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, इसको बोला जाता है। ये जो होता है पहले नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसको हम बोलते हैं। जिसका अर्थ ये होता है, नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि देखो, नॉन वोलाटाइल लिख देता हूँ, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो है मतलब कंप्यूटर में बिजली बंद हो गया, मतलब कट गया, तो जो भी डाटा संग्रहित है या फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सुरक्षित रहता है, ठीक है, वो उस पर जो है वो हटता नहीं है, उसको हम स्थायी बोलते हैं और नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे आपका जो है फार्मवेयर है या फिर कोई भी हम इनपुट है, निर्देश है, तो ये ज़रूरत पड़ता है। जैसे अगर आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है तो कुछ चीज़ें जो है बूटिंग होता है, तो कुछ चीज़ें रहता है, कुछ चीज़ें जो है हट जाता है, तो जो हट जाता है उसको वोलाटाइल बोलते हैं, और जो नहीं हटता है उसको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। और वो जो है स्थायी मेमोरी होता है और रोम में जो है समाहित रहता है। मतलब कोई भी चीज़ आप एम एस वर्ड में टाइप कर रहे हो उसको सेव कर दिए, सेव कर देते हैं, क्या होता है, वो रोम में चला जाता है, ठीक है, तो वो नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। नॉन वोला यही हुआ कि जो है बिजली बंद होने पर भी इसमें जो है संग्रहित डेटा और जो भी हम इंस्ट्रक्शन होता है वो सब सुरक्षित रहता है, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्लियर है।
समझ गए? अस्थाई मतलब समझ गए? अस्थाई का मतलब क्या हो गया? अस्थाई मेमोरी मतलब होता है कि इसमें होता है अस्थाई में, जैसे रैम हो गया। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलता है, अरे बोलते हैं मतलब, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर लाइट ऑफ होता है मतलब बिजली अगर चला जाता है, तो बिजली अगर चला जाएगा तो जो है सारा चीज़ बंद हो जाएगा, मतलब जो भी डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। बाह्य मेमोरी क्या होता है? बाह्य मेमोरी में जो है एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो रोम क्या है? एक इंटरनल मेमोरी है। रोम जो है अंदर में रहता है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में रोम होता है ना, तो रोम क्या है? एक इंटरनल है, मतलब आंतरिक बोलेंगे उसको, ठीक है। आंतरिक मतलब मोबाइल के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर में रहता है, जैसे एसएसडी हो गया, ये सब जो है अंदर में रहता है, ठीक है। और बाहर से अगर डाल जोड़ना है तो बाहर से कई सारे हार्ड डिस्क आप जोड़ सकते हैं, बाहर से लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं। और ये जो ये रोम है, ये क्या है? इंटरनल मेमोरी है, साथ में इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब हुआ प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। तो ये जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो मदरबोर्ड के पास होता है, ठीक, मदरबोर्ड के पास, समझे? तो मदरबोर्ड के पास जो है प्राथमिक मेमोरी होता है। और बाहरी कोई स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पर बाहरी डिवाइस अलग होता है, ठीक है। तो हम क्या समझे रोम के बारे में? तो रोम के बारे में समझिए इंटरनल मेमोरी होता है, और प्राथमिक मेमोरी हम इसको बोलते हैं, जो कि मदरबोर्ड के पास होता है। स्थायी मेमोरी जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है, बाकी अस्थायी होता है वोलाटाइल होता है, क्योंकि बिजली बंद होने के बाद जो भी डेटा निर्देश दिए रहते हैं वो ख़त्म हो जाता है, समझे? ये कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसके बारे में, मैं आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो रोम क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। क्लियर है? चलिए आगे तो चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो तकनीकी जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। देखो यहाँ पर क्या ऐसा चीज़ है जो विशेषज्ञ मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ, प्रोफेशनल्स, ठीक है, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। तो प्रोफेशनल यहाँ पर जो होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन लोग को निर्णय लेने में सहायक होते हैं। क्या एआई है? एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी जो है चल रहा है, मतलब इसको हम हिंदी से बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम मतलब कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है इसका। ये जो होता है एक एक्सपर्ट होता है, मतलब एक डिजाइन किया गया है सिस्टम, इसको एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, इसको जो है बोला जाता है। और एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? मतलब एक्सपर्ट सिस्टम क्या होगा? एक्सपर्ट सिस्टम अलग होगा, मतलब यह एक स्पेशल होता है, स्पेशल रूप में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको ज्ञान, नॉलेज को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, और जो है इसका उपयोग किया जाता है किसमें? तो निर्णय लेने में, मतलब निर्णय लेने में सहायक करता है कौन? एक्सपर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट सिस्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एआई है, एआई भी काम करता है लेकिन इससे थोड़ा कम है। एक्सपर्ट सिस्टम मतलब जैसे अ, आप जानते हैं कि जो एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, तो उससे छोटा हो गया, मतलब जैसे सब इंस्पेक्टर क्या हो गया? छोटा हो गया, मतलब बड़ा पद से छोटा, मतलब उस कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है बड़ा है, इसका असिस्टेंट मान लो एआई है, ठीक है। इस प्रकार से एआई भी डिसीजन लेने में सहायक होता है। आप जो भी डिसीजन बोलेंगे वो एआई बताएगा, जो भी चीज़ें आप लेंगे बताएगा, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम इसका जो है मतलब बड़ा है सर, ठीक है, बड़ा, इसका असिस्टेंट मानो तो ये है एआई। ठीक है। जावा के बारे में जानते हैं, ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कोई निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाता है, जावा का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जावा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसके तहत जो भी सॉफ्टवेयर हैं आप बना डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है? एन एन है यहाँ पर, सॉरी, एन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? एन मतलब, देखो इसका मतलब हो गया, देखो पहला वाला का मतलब हुआ आर्टिफिशियल, और दूसरा का एन का मतलब हुआ न्यूरल, न्यूरल हो गया, देखो हाँ न्यूरल, न्यूरल, और तीसरा का मतलब है नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। तो यहाँ पर मैं न्यूरल, ठीक है, न्यूरल हो गया, और उसके बाद आर्टिफिशियल, इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब ये भी एक एआई क्षेत्र में है, तो बोल सकते हैं कि इसका ए असिस्टेंट हो गया, एआई का असिस्टेंट ए हो गया, ठीक है। मतलब डेटा को अभी ये सीख ही रहा है, ए एन एम का मतलब क्या है? ए एन एन का, ये सीख कर मतलब डेटा को पहचानने का, पैटर्न को पहचानने में मदद करता है, बस यही काम करता है। तो ये सीधे तौर पर जो मानव है, मतलब
आदमी है उसको जो है मतलब विशेषज्ञ है उसको निर्णय लेने में नहीं काम करेगा ये, ठीक है, ये भी नहीं करेगा एएनएन, ठीक है। तो ये आपका जो है निर्णय नहीं दे सकता। यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम ही आपको निर्णय जो भी लेना है आप दे सकता है। और उसका असिस्टेंट हो गया एआई, तो एआई देगा आपको, और उसके असिस्टेंट ये मान लो, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों के छोटा बड़ा भाई मान सकते हो, एआई और एएनएन को, क्योंकि इन दोनों जो है सेम काम करते हैं। थोड़ा सा एएनएन थोड़ा सा अच्छा काम करता है यहाँ पर, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ है कि देखो आर्टिफिशियल है, न्यूरल है, नेटवर्क भी है, तो इसमें क्या करेगा, पैटर्न को पहचानेगा कि जो भी ये चीज़ आप पूछ रहे हैं उसके बारे में समझेगा, ठीक है। ये चीज़ें ये विशेषज्ञ के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, लेकिन निर्णय नहीं देगा ये, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, समझे। तो ए एन का मतलब क्या हुआ, सवाल बन सकता है, क्योंकि ये देखो पूछा गया सवाल है ऑप्शन में है, तो यहाँ से सवाल उठाने के लिए उठा सकते हैं कि इसमें बताइए कि ये क्या है, ऐसे, ठीक है। या फिर पूछ देगा कि ये क्या करने में मदद करता है, अगर बोल देगा कि ए एन एन जो होता है वो क्या चीज़ें करने में मदद करता है या फिर सहायक है, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि डेटा को सीख पहले देखता है और उसको पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। अगर हम कोई चीज़ें दर्ज किए हैं उस चीज़ को पैटर्न को समझता है और बताता है, बस इतना ही चीज़ें हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है, तो अभी हमने शुरू में बताया आप सबको, विंडोज़ के पास क्या होता है, जी यू आई होता है। जी यू आई, देखो जी का मतलब हो गया ग्राफिकल, यूज़र मतलब यू, और इंटरफेस होता है, ठीक है। विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मुख्य रूप से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैं अभी विंडोज़ चला रहा हूँ तो ये विंडोज़ में क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर जी यू आई का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करता है कौन, विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको जो इस्तेमाल कौन करता है, जी यू आई, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से जो होता है वो जी यू आई का इस्तेमाल करता है, समझे। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही दिया हुआ है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर मतलब सी यू आई, सी यू आई। इसमें क्या होता है, जैसे आप कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी टेक्स्ट दिए हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप कमांड दे रहे हैं, तो वहाँ पर उसको बस इंटरेक्ट करेगा, उसको बस दिखाएगा, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, मतलब जोड़ेगा। तो हमको कह सकते हैं कि केवल टेक्स्ट आधारित एक कमांड देकर जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होता है। इसमें आ जाता है आपका एम एस डॉस, जो कि आप इस्तेमाल करते हो, एम एस डॉस का इस्तेमाल करते हो, यूनिक्स का इस्तेमाल करते हो, यूनिक्स हो सकता है, ठीक है। या फिर एक्सेल में यूज़ कर रहे हो तो एक्सेल में आपका सेल टाइप से होता है, ऐसे बना रहता है, उसमें आप लिखते हो ऐसे, तो उसको कैरेक्टर यूनिट कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हम उसको बोलते हैं। आगे है देखो कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड को हम देखो सी यू आई इसको ही बोलेंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सी एल आई बोलते हैं, ठीक है। सी एल आई कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं, सी यू आई बोलते हैं, सी यू आई बोलते हैं, या फिर सी एल आई बोलते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब दूसरा नाम है, मतलब इसका ही जो है ये दूसरा पार्ट है यहाँ पर। ओपन सोर्स इंटरफेस जानते हो, ओपन सोर्स का मतलब, ओपन सोर्स का होता है ये इंटरफेस नहीं होता है, ये एक जैसे लाइनक्स हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं, लिनक्स वगैरह होते हैं, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, ओपन सोर्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखो यहाँ पर www, इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटरनेट पर आप जानकारी खोजना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड कोई भी जानकारी है आपके साथ, वो सिस्टम जो है कंप्यूटर जो है आपको दिखाएगा, इंटरनेट दिखाएगा, जिसमें हाइपर टेक्स्ट लगा रहेगा, हाइपर टेक्स्ट रहेगा, और साथ में वेब ब्राउज़र के इस्तेमाल से हम इसको एक्सेस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है। यूट्यूब क्या है यहाँ पर बोल रहा है, तो यूट्यूब क्या है, अभी हम यूट्यूब का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है सर्च इंजन नहीं है, ना ही वेबसाइट है, ना ही प्रोग्रामिंग पैकेज है, ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूट्यूब क्या है, ऑनलाइन जैसे वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो जो है, यहाँ पर सोशल मीडिया है एक ब्राउज़र, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग पैकेज नहीं होगा, वेबसाइट नहीं होगा, ठीक है। सोशल मीडिया यूट्यूब जैसा कि अभी क्लास आप देख रहे हो इस पर, ठीक। आगे देखो यहाँ पर मल्टीमीडिया का एक प्रकार, मल्टीमीडिया एक प्रकार का डैश है, मतलब, तो क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया नहीं होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है क्या, तो देखो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा क्या होगा, संवाद होगा,
ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मल्टीमीडिया में क्या होता है, मल्टीमीडिया में आप देखते हैं, इसके बारे में पढ़े हैं कि जो टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, कोई एनिमेशन होता है, ये सबको क्या करता है, ये सबको मतलब ये सब जितने भी सामग्री हैं ये सबको जोड़ता है मल्टीमीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर संवाद, इसका अर्थ होता है एक ठे संचार होता है, क्या होता है, संचार भी होता है इसका अर्थ। तो ये जो है मतलब अ, इस पर हम देखते हैं, जैसे वीडियो ऑडियो देखते हैं, ये सब इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। मल्टीमीडिया क्या करता है, सिस्टम को बताने चलाने के लिए जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है मल्टीमीडिया को, ठीक है, घटक मानते हैं इसको। तो मल्टीमीडिया को पढ़े होंगे, मल्टीमीडिया नहीं पढ़े होंगे तो जल्दी से आप पढ़ लीजिए इसके बारे में, इसके एक्सटेंशन को याद रख लीजिए, वीडियो को, ऑडियो को, ये सब को जो है याद रख लेना है। अब यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है, कैसा आपको जो है समझ में आ रहा है अच्छे से। आगे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी भी विषय हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और हिंदी जो है यहाँ पर आ चुका है। देखो हमने कहाँ तक किया, 20, तो यहाँ पर 21 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर 21 से करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है हिंदी का, यहाँ पर सबसे पहला शब्द दिया है पर्यायवाची शब्द नहीं है, बोल रहा है किसका, निम्न समूह में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो देखो पर्यायवाची क्या है, नीरज, नीरज क्या है, नीरज, अंबुज और जलज, ये सब क्या है, ये जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, किसका है, कमल, ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर शब्द माने जाते हैं नीरज, जलज और यहाँ पर जलज, ठीक, अंबुज, ठीक है। ये सब में देखना यहाँ पर लास्ट में ज लिखा हुआ है, तो ज लिखा हुआ है, इससे मतलब समझ लेना कि जैसे यहाँ पर पानी में रहने वाला, नीर मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है, अंबु होता है, जल होता है, तो इसके अंत में ज लगा है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। देखो नीर मतलब पानी हो गया, और ज जो होता है वो ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, या फिर उत्पन्न लेने वाला हम बोलेंगे, ठीक है, जन्म लेने वाला, इस प्रकार से। तो समझे यहाँ पर ज, ये आपको समझ में आना है, आ रहा है। तो ये सब जो है पानी में जन्म लेने वाला होता है, वो होता है कमल, ठीक है, कमल होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ज ल द लगा हुआ है, द क्या है, ये द लग गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, किसका है, बादल का, ठीक है, द लगा हुआ है इसमें। द का अर्थ होता है देने वाला, क्या होता है द का, देने वाला, ठीक है, देने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल देने वाला, मतलब पानी देने वाला, ये होता है बादल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये हो जाता है जलज, ठीक। आगे देखो यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान, इन, ये देखो ज्ञान है, इन व्यंजनों का योग है। तो देखो ऐसे में याद रखना कि जो संयुक्त है उसको जो है याद रखना, क स च ऐसे करके याद किए थे, उसको भी आपको याद रखना। तो यहाँ पर होगा क्या, ज और इया आपका राइट आंसर यहाँ हो जाता है, कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। ज्ञान क्या है, ये जो ज्ञान है ये एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आपको जो है पढ़ाया हूँ हिंदी, उसमें आपको पढ़ना अच्छे से। फर्स्ट पार्ट जो हिंदी लिया हूँ मैं उसमें जो है सभी चीज़ें बताया हूँ व्यंजन के बारे में, वर्ण के बारे में, तो उसको जो है एक बार देख लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ज और यहाँ ये आपका लगना है चाहिए। यहाँ पर देखना ये जो होता है, ये ज होता है, हलंत यहाँ पर लगा रहता है, प्लस में यहाँ पर या में भी हलंत लगा रहता है, लेकिन यहाँ नहीं लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ज में लगा है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर ले लिया गया है इसको, ठीक है, योग से बनता है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो है 2017 में भी आया था, एडीओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दही में कौन सा लिंग है, तो दही में जो है दही शब्द जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, दही, दही क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे दही खट्टा है, दही खट्टा है, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसको जो है सही आपको पहचान में आ जाएगा कि लिंग के बारे में, वाक्य में प्रयोग करके देखिए, दही खट्टा है, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये पुल्लिंग होता है। आगे देखो स्वागत में उपसर्ग क्या है, तो स्वागत, सु हमेशा याद रखना है, स्वागत में संधि विच्छेद करके बताया हूँ, सु, उसके बाद आगत, यहाँ पर हम लिखेंगे सुआगत, तो क्या हो जाएगा, स्वागत यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वी, सु, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, सु, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सु का अर्थ मतलब अच्छा, शुभ, शुभ, स्वागत, अच्छा शुभ, ऐसे हम बोलते हैं।
रोग, निरोग, यहाँ पर संधि विच्छेद इसका क्या होगा, देखो निरोग, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। निरोग, निरोग का मतलब संधि विच्छेद यहाँ पर ये विसर्ग लगा रहेगा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाता है, ये विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि जहाँ पर विसर्ग के बाद र होता है, र अगर आएगा तो वो जो होता है विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हमने संधि विच्छेद वाला क्लास में पढ़ा था कि ई और ऊ जो होता है दीर्घ होता है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था, पहला स्वर हट जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेना आपको। आगे देखो यहाँ पर बहुब्रीहि समास दिया हुआ है, बहुब्रीहि समास। तो अगर हम बहुब्रीहि समास देखें तो यहाँ पर हम देखें चौराहा, चौराहा क्या है, देखो चौराहा नहीं होगा, नीलकमल, नीलकमल भी नहीं होगा यहाँ पर, यथाशक्ति ये भी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, पीताम्बर, पीताम्बर। तो पीताम्बर मतलब पीले अंबर, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण, क्या है, श्री कृष्ण। इसके बारे में देखें, बहुब्रीहि समास है ये। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर चौराहा दिया हुआ है, चौराहा मतलब चार राहों का समूह दिया है, चार राहों, जब शुरू में संख्या आता है तो उसको हम द्विगु समास बोलते हैं, द्विगु समास। ठीक है, जहाँ पर संख्या का बोध होता है। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो इसको जो है कर्मधारय यहाँ पर विशेषता होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय का हम इस्तेमाल करते हैं। यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार किसको बोलेंगे, तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास, इसके यहाँ पर समझ में आया। अब देखो यहाँ पर किस, क्या दिया है, किस विशेष क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होता है, तो हम जानते हैं अविकारी विकारी क्या होता है, विकारी और अविकारी, अविकारी मतलब जानते हो कि जिसमें लिंग है, लिंग, वचन और कारक जो है, ये आदि का जो है यहाँ पर बदलता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम अविकारी बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण वे शब्द होता है जिसमें लिंग वचन कारक का इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ पर हम जो है ये अविकारी होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पर जंगल की आग, उसको बोलते हैं क्या, दावानल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दावानल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बोलते हैं। ठीक है, दावानल, जंगल की आग दावानल या फिर दवाग्नि बोलते हैं। ठीक है, अनल का अर्थ केवल आग होता है। ठीक है, इस पर बड़वा नल, बड़वा नल क्या होता है, ये होता है, इसका अर्थ होता है समुद्र की आग होता है। और जठरा नल क्या होता है, इसका मतलब पेट की आग होता है, पेट की, बड़वा नल का मतलब समुद्र की आग, समुद्र की आग होता है। और अनल मतलब होता है आग। ठीक है, अनल पावक बोलते हैं ना, तो ये केवल आग होता है इसका मतलब। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो यहाँ पर दिया क्या है, देखो आगे दिया है स्वरों की संख्या, स्वर कितने होते हैं इसको बताइए। स्वर जैसे आप हिंदी वाला में पढ़े कितना होता है, वो ये 11 होता है स्वर। ठीक है, आप 11 स्वर यहाँ पर जो है मानक हिंदी व्याकरण वर्णमाला में 11 होते हैं यहाँ पर आंसर। अक्षर का अर्थ नहीं, अक्षर, अक्षर का, अक्षर का मतलब देखो, अक्षर का अर्थ होता है ईश्वर। ठीक है, ईश्वर होता है। ठीक है, ईश्वर होता है, वर्ण होता है, अविनाशी होता है। लेकिन यहाँ पर वंश का अर्थ जो होता है ये अलग चीज है। वंश जो है ये अक्षर का अर्थ नहीं है, वंश का मतलब होता है कोई परिवार की पीढ़ी जी। ठीक है, फिर मतलब हाँ, अर्थ वही होता है, अक्षर का अर्थ नहीं होता है इसका मतलब, वंश का मतलब होता है कि कोई परिवार की पीढ़ी। ठीक है, उसको हम वंश बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखो इंग्लिश का है, तो इंग्लिश को हम अगले क्लास से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स, उसके बाद 10 यहाँ पर डाउनिंग स्ट्रीट। यहाँ पर देखो एक स्पेसिफिक जगह को बता रहा है यहाँ पर, तो क्या इसमें इस्तेमाल होगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन कंप्लीट द अबव सेंटेंस, इसको आप बताइएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई
यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, स्पेसिफिक जगह बताता है। तो मैं प्रीपोजिशन क्लास ले चुका हूँ, मैं आपको बताया हूँ कि जब भी कोई भी सही पता बताता है या फिर कोई स्पेसिफिक जगह बता रहा है, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे आप खुद को, कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, घर में रहता हूँ या फिर बाहर रहता हूँ, तो उसको उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करते हो, क्या आप इन का इस्तेमाल करते हो, ऐट का इस्तेमाल करते हो, ऑन का इस्तेमाल करते हो, बाय का इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो इस्तेमाल, उसको जो है पहले आप सोचो इसके बारे में। आपको नोट्स भी मिल जाएगा इसका। नोट्स लेने के लिए आपको जो है सिंपल कहाँ जाना है, तो यहाँ पर गूगल में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है सोल स्टडी। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पर सोल स्टडी दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। सोल स्टडी आपको जो है सर्च करना है, यहाँ पर आ जाओगे। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश का नोट्स दिया हुआ है कि एग्जाम इंग्लिश नोट्स पीडीएफ, इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। इंग्लिश के लिए यहाँ पर नोट्स उपलब्ध है, सारा चीज़ यहाँ पर सभी विषय के लिए। देखो यहाँ पर आपको जो है प्री पोजिशन सेक्शन में जाना है, सिंपल इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करोगे खुल जाएगा पोस्ट। उसको नीचे आके आपको जो है यहाँ पर इस पर पढ़ना भी है कि प्रीपोजिशन कहाँ पर कौन से इस्तेमाल होता है। देखो प्रीपोजिशन दिशा बताने के लिए इस्तेमाल टू होता है, प्रीपोजिशन देखो मैनर्स होता है, प्रीपो किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा, ये चीज़ें बताया गया है। और देखो सिंपल कॉमन प्रीपोजिशन देखो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ आपको नोट्स में शॉर्ट शॉर्ट दिख रहा है उसको मैं डिटेल से यहाँ पर बताया हूँ। तो इस पर क्लिक करना है, सिंपल आपके सामने जो है यहाँ पर नोट्स खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको जो है मोबाइल में खुल जाएगा, प्राप्त कर लेना है इसको। क्लियर है, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर लीजिए। सोल स्टडी आपको जो है गूगल में सर्च करके चले जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार मैं पैक कर लेता हूँ। यहाँ पर मोबाइल में ओपन करोगे तो ये देखो सोल स्टडी आपको दिख रहा है, इसी को आपको जो है सोल स्टडी डॉट इन आपको सर्च करके जाना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इंग्लिश का सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्लासेस बड़ी हो गई है। ठीक, तो हम जल्दी से अगले क्लास में मिलते हैं आप सबके साथ। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा, क्या अच्छा है या फिर आपको कोई चीज़ सुधारने की ज़रूरत है उसको भी बताइएगा। ठीक है, आप बाकी इंग्लिश में आसान क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होगा इसमें। आसानी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आगे भी देखोगे तो बहुत ईजी है। यहाँ पर मैथ भी देखो बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सभी को हम आसानी से देखो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।